Hello everyone, so we are going to revise breathing and exchange of gases from NCERT। हमें पता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड इनका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इससे एनर्जी बनती है। और एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, एनर्जी बनती है। इसके साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हार्मफुल होता है। अब ये हार्मफुल है तो इसे बाहर भी निकालना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल से प्रोड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर से आई है, इन दोनों के एक्सचेंज के प्रोसेस को ही हम कहते हैं ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी कर सकता है हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिया गया है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, इनमें इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन से ही गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन और इसे हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लंग्स, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कि फिशेस में होता है गिल्स के थ्रू, बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इसमें होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में और भी मोड्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग है, इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा जिसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी इसमें देखा जाता है। यहाँ पे गिल्स के लिए देखो लिखा है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारी लिप्स के ऊपर पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो खुलते हैं नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज खुलता है नेजल चैम्बर में और वो खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, वो खुलता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में। ये एपिग्लॉटिस है, फिर नीचे ये लैरिंग्स है। एपिग्लॉटिस होता है इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप और ये इस ग्लोटिस को कवर कर लेता है जब फूड जा रहा होता है इसोफेगस में, जिससे कि ये फूड जो है इस लैरिंग्स में न जा पाए। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम कहते हैं साउंड बॉक्स। फिर इसके नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और कैसे डिवाइड करती है? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। उसके बाद बनती है सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कि वेरी थिन होती है, और फिर उसके बाद एल्विलाई आती है। एल्विलाई क्या होता है? वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग। यहाँ पे ये कट एंड ऑफ रिब्स दिया गया है, यहाँ पे लंग्स दिखाए गए हैं। लंग्स किससे किससे बने होते हैं? ब्रोंकाई ने एंटर किया है तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं लंग्स। ये एल्विलाई दी गई है गोल गोल और ये ब्रोंक्यूल्स दिए गए हैं। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड। प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाई गई है जो कि डबल वॉल्ड है। तो अंदर वाली इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के कांटेक्ट में रहेगी और बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक चैम्बर के कांटेक्ट में रहेगी, और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं पूरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लगाकर एल्विलाई तक। पहला है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को एटमॉस्फेयर से एल्विलाई तक लाना, उस एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग करना और उस एयर को क्लियर करना पैथोजन से। एक्चुअल एक्सचेंज जहाँ पे O2 और CO2 का होता है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। इसमें आता है एल्विलाई और इसकी डक्ट्स। लंग्स होते हैं थोरैसिक चैम्बर में और ये एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। इसमें डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम या फिर हम कह सकते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है स्टर्नम, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं रिब्स और लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है डोम शेप्ड डायफ्राम। एनाटॉमिकल सेटअप ये पूरा ऐसा है कि अगर हम थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी कैविटी में। हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें थोरैसिक चैम्बर को ही वॉल्यूम बढ़ाना होगा या घटाना होगा। इसीलिए ये पूरा जो सेटअप है ये इसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे लिख दिया गया था कि ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एक पार्ट हो जाता है, कि ब्रीदिंग पहला पार्ट है जिसमें कि O2 को
शरीर के अंदर लिया जाता है और CO2 को शरीर के बाहर छोड़ा जाता है। दूसरा पार्ट है इसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 और CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट है कि अब जो ऑक्सीजनेट हो गया है ब्लड, अब ये पूरी बॉडी को पहुंचाना भी तो है, तो इसका ट्रांसपोर्ट होगा। फोर्थ पार्ट में ये जो ब्लड यहाँ से गया है, अब यहाँ पे टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट वही है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि सिंपलर मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। ये होता कैसे है? इसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है, यानी कि अगर ये लंग्स के अंदर का प्रेशर है जिसे हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अगर ये लंग्स में कम होगा यानी कि ये नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा और बाहर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हवा बाहर से अंदर की ओर आएगी। लेकिन अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, तो यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। तो हवा की मूवमेंट हो कैसे रही है? ये ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। अंदर ज्यादा है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर ज्यादा है तो अंदर आ जाएगा। अब ये ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है? डायाफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंस्पिरेशन यानी कि हवा को अंदर कैसे लिया जाता है? हवा अंदर कब आएगी? जब अंदर प्रेशर कम होगा। अब इस प्रेशर को हम कम कैसे करेंगे? तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले डायफ्राम कैसा था? डोम शेप्ड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ लाइनिंग दी गई है, यानी कि ये लगभग फ्लैट होने लगता है। ऐसे ही करके ये क्या करता है? वॉल्यूम को बढ़ा देता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। दूसरा क्या कर रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इससे रिब्स और स्टर्नम रेज्ड हो जाते हैं। वॉल्यूम बढ़ जाता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी कि दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और यही प्रेशर तो हमें कम करना था। अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव में आ गया है, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, यानी कि इंस्पायरेशन हो जाएगा। अब इसी का उल्टा हो जाएगा एक्सपायरेशन में, यानी कि डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जिससे कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम था पहले के जैसा हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, यानी कि ये दोनों रिलैक्स करने लगेंगे, तो जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या है? वो बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिसे हम कहेंगे एक्सपायरेशन। हमारे पास एबिलिटी है कि हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स। एक हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। इसमें जो भी एयर इन्वॉल्व होगी उसे हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शंस के क्लिनिकल असेसमेंट में इसका यूज होता है। वाइटल वॉल्यूम वो होता है जिसे हम नॉर्मली एक्सपायर कर सकते हैं या तो नॉर्मली इंस्पायर कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जितना हम एक्सपायर करते हैं वो होता है 500 ml, जितना हम इंस्पायर करते हैं वो भी होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम हमें पर मिनट दिया गया है, जो कि है 6000 से 8000 ml। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है? जो टीवी हमने लिया था ये तो नॉर्मल वाला है, इसके अलावा और हम ज्यादा कितना इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, वो होता है IR। ये होता है 2500 से 3000 ml। टीवी को तो हमने एक्सपायर कर दिया, इसके अलावा हम और कितना ज्यादा एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है ERV। ये ERV होता है 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ERV, यानी कि फोर्सफुली हमने चाहे जितना भी एक्सपायर कर दिया, उसके अलावा भी हमारे लंग्स में जो एयर बची वो कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जोड़कर हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है जितना भी हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन अगर होगा तो ये टीवी भी निकल जाएगा। तो अब ये जब टीवी निकल चुका है तो अब इसके बाद हम कितना ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, वो होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी तो हम अंडर ले ही सकते हैं, इसके अलावा क्या आ सकता है? IRV। ईसी होती है जितना ज्यादा हम एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन कितना हो जाएगा? टीवी। अब इसके बाद भी हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं? टीवी भी एक्सपायर कर सकते हैं, ERV भी एक्सपायर कर सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अगर हमने नॉर्मली एक्सपायर किया उसके बाद हमारे लंग्स में क्या बचेगा? तो अगर हमने नॉर्मली एक्सपायर किया था तो टीवी भी निकल जाएगा, कंप्लीटली निकल गया। अब इसमें क्या बचा? ERV प्लस RV, इसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या होगा? टीवी भी निकल जाएगा, ERV भी निकल जाएगा, यानी कि बचा क्या रहेगा?
आरवी बचा रहेगा। अब इसके बाद जितना भी मैक्सिमम हम इंस्पायर कर सकते हैं, जितना भी ज्यादा हम ब्रीद इन कर सकते हैं, तो क्या क्या ब्रीद इन कर सकते हैं, ईआरवी के ऊपर ब्रीद इन कर सकते हैं, टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि ये तीनों मिलाकर हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया। फोर्स्ड इंस्पायरेशन में तो पूरे लंग भर जाएंगे, यानी कि आरवी तो है ही, इसके अलावा ईआरवी होगा, टीवी होगा, फोर्स्ड किया है तो आईआरवी होगा। ठीक है, अब इस पे हम जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपायर कर सकते हैं, तो एक्सपायर कितना कर सकते हैं, ये तीनों एक्सपायर कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होती है पूरा, जितना कि आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, या फिर हम इसे कह सकते हैं इतना पूरा क्या था, वीसी था, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे जो कि प्राइमरी साइट है, और दूसरा है टिश्यू और ब्लड के बीच में। डिफ्यूजन मेनली होता है कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले। पार्शियल प्रेशर, मान लिया कि यहाँ पे कई सारी गैसेस हैं, इनमें से हम किसी इंडिविजुअल गैस का पूछ लें, ABCD है, अब हम इसमें ए का पूछ लें। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछें तो वो क्या होगा, PO2। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो PCO2। हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर दिया गया है कई जगहों पर। एटमॉस्फेरिक एयर में दिया गया है ऑक्सीजन का 159 mmHg। उसके बाद जब ये एल्विलाई में आता है तो इसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104 mmHg। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95, और टिश्यू पे भी हो जाता है ये 40। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कितना था, 0.3, अंदर एल्विलाई में आकर हो जाता है 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये फिर से कम हो जाता है 40, और टिश्यू पे कितना हो जाता है 45। हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है वो एल्विलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू की तरफ जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ग्रेडियंट है कि ये टिश्यू से ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से ये एल्विलाई में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उसी का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। उसके बाद में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है, ये एल्विलाई के स्क्वामस एपिथेलियम है। अब ये है ब्लड कैपिलरी, तो ये वाली जो लेयर है इसे हम कहेंगे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसके बीच में है बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस किससे बना होता है, यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को सपोर्ट करेगी, यानी कि इन दो मेम्ब्रेन से को मिलाकर हम क्या कहेंगे, बेसमेंट सब्सटेंस। और ये तीनों मिलाकर मच लेस देन अ मिलीमीटर होते हैं। ये सारे ही फैक्टर्स फेवरेबल हैं जिससे कि ऑक्सीजन एल्विलाई से टिश्यू की तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्विलाई की तरफ आता है। ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के थ्रू। ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% ये ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाकर। 70% ट्रांसपोर्ट होता है एक बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और 7% प्लाज्मा के थ्रू। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसा कि हमने देखा कि 97% तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा, तो अब हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन है रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना प्राइमरली डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के ऊपर, और अदर फैक्टर्स जो इसे इफेक्ट करते हैं वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम ग्राफ बनाए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो एक सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये यूजफुल होता है स्टडी करने में। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, pH, इन सब का क्या इफेक्ट होता है ये HbO2 बनने में। एल्विलाई जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो pH ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में HbO2 की बाइंडिंग होती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और टिश्यू लेवल पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, pH कम होता है,
और PCO2, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर ये सब कुछ ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू तक डिलीवर करता है। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बन के जाता है एल्विलाई तक। तो ये कैसे होता है? ये रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, और मेजर फैक्टर जिसे इफेक्ट करता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टिश्यू साइड पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे कि HbCO2 बनने लगता है। और एल्विलाई साइड पर जहाँ पे PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, यहाँ पे Hb और CO2 टूट जाता है, जिससे कि CO2 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ये कितना होता है? 20 to 25%। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन बन के जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे बन के जा रही है। यहाँ पे बताया गया है कि RBC में एक एंजाइम होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। उस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में भी होती है। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ये वाली रिएक्शन दोनों दिशाओं में करवा सकता है। टिश्यू जहां पर PCO2 खूब ज्यादा था, ये जो CO2 है ये RBC में भी आएगा, प्लाज्मा में भी आएगा। अब RBC में क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मात्रा ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलकर बना लेता है बाइकार्बोनेट। फिर ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस आयन में। तो यहाँ पे टिश्यू साइड पे ये बन के जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन। अब जब ये एल्विलाई साइड पे जाएगा तब ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे CO2 देनी है, फिर ये रिएक्शन उल्टी दिशा में जाएगी। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है? 4 ml। ह्यूमन बीइंग्स के पास एबिलिटी होती है कि वो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट कर सकते हैं, और ये होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। मेडुला में प्रेजेंट होता है RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है इस रेगुलेशन के लिए। पोन्स में प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि RRC को मेंटेन करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल जाता है जो कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट भी ऑल्टर हो जाता है। दूसरी तरीके से रेगुलेशन हो सकता है कीमोसेंसिटिव एरिया से। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है RRC के एडजेसेंट। कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव होता है CO2 और H प्लस के लिए। जब ये बढ़े हुए होते हैं तो ये सिग्नल करता है RRC को। RRC नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है जिससे कि H प्लस और CO2 को एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पर, जिससे कि ये भी सिग्नल करता है RRC को। RRC इसे निकालता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे 3 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। पहला है अस्थमा, जिसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जिससे कि व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, और ये होता क्यों है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। इसका मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये ऐसी इंडस्ट्रीज में होता है जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन ग्राइंडिंग हो रही होती है। यहाँ भी बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है इससे फुली कोप अप नहीं कर पाता। इसीलिए लॉन्ग एक्सपोजर जब इससे होता है तो इट कुड लीड टू इन्फ्लेमेशन, और इससे फाइब्रोसिस हो सकती है, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू, और आगे जाकर इससे सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। तो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।